जी बेटा देखिए, ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि बबलिंग एयर थ्रू डिफरेंट एक्वस मिक्सचर ऑफ कोबाल्ट क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड और अमोनिया produces various complex ion with general formulas cobalt NH3 6 minus N Cln और ऊपर चार्ज जो है वो 3 minus N. Determine the oxidation state of cobalt in these complex ion. पर आप पता है क्या करें, जरा आपके सामने नोटबुक भी होनी चाहिए. N की वैल्यू अपनी मर्जी से कोई डाल लें, 1 2 3 4 जो भी दिल करता है, और मुझे बताएं क्या N की वैल्यू क्या आ रही है, चार्ज क्या आएगा. सॉरी, आप N की वैल्यू अपनी मर्जी से कोई भी पुट करें जो आपका दिल करता है, मतलब 6 से छोटी होनी चाहिए, 0 पुट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5, और मुझे बताएं कि यहाँ ऊपर कॉम्प्लेक्स पर क्या चार्ज आएगा. शाबाश करें जरा, मैं भी यहाँ आपको करके दिखा देता हूँ. देखिए, अगर मैं इफ n इज इक्वल टू 1 कर लेता हूँ जी, n की वैल्यू 1 रखते हैं. 1 का मतलब ये है कि एक क्लोरीन जो है उसने अमोनिया को डिस्प्लेस किया है, तो हो जाएगा CO NH3. अगर N 1 है तो 6 माइनस 1 5 हो जाएगा, क्लोरीन आपका 1 हो जाएगा, और 3 माइनस N ये आ जाएगा 2 प्लस. तो कोबाल्ट पर क्या चार्ज होगा जी बताइएगा. देखिए, अमोनिया पर कोई चार्ज नहीं होता ना बेटा, अमोनिया तो 0 है. Cl पर कितना चार्ज है, -1. तो ये कोबाल्ट पर क्या चार्ज होना चाहिए कि ये आंसर जो है ना +2 आ जाए. कोबाल्ट पर चार्ज होगा 3+. 3+ चार्ज होगा तो ये +2 आ जाएगा आखिर में आंसर. तो व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट +3. आप कोई और वैल्यू डाल के देख लें. आप n की जगह बेटा वैल्यू पुट कर दें 3. इफ n इज इक्वल टू 3, तो ये आपके पास आ जाएगा जी कोबाल्ट अमोनिया NH3. तो 6 माइनस 3 करें, 6 माइनस 3 करेंगे तो 3 आएगा. Cl भी आपके पास 3 आएगा. अब बेटा देखिए, और 3 माइनस n 0 हो जाएगा ना, नो चार्ज. n की वैल्यू 3 रखी आपने. अब आपने कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है. एक Cl पर -1 होता है, एक Cl पर -1, 3 Cl है -3, अमोनिया पर 0, तो कोबाल्ट पर +3. तो ये देखें +3 चार्ज आ रहा है. तो समझ आ गई आपने किस तरीके से बेटा चार्ज बताना होगा. यस और नो मुझे बेटा जल्दी से करें ताकि मैं आगे चलूं. यस सर. अच्छा बेटा, अब आगे नेक्स्ट. Name the two type of reaction undergone by the cobalt ion during the formation of these complex ion. पर आपने ये बताना होगा जी कि इसमें कौन से रिएक्शन हुए हैं. हाँ जी बेटा, इसमें कौन सा रिएक्शन हुआ होगा जी. देखें, ये आपके पास कोबाल्ट सर क्लोराइड था और इसमें अमोनिया आ गया है. कौन सा रिएक्शन हुआ होगा. क्या लाइगेंड एक्सचेंज रिएक्शन नहीं हुआ होगा मोहसिन, लाइगेंड एक्सचेंज रिएक्शन. जी सर, लाइगेंड एक्सचेंज रिएक्शन. क्योंकि क्लोरीन को अमोनिया ने रिप्लेस किया ना. देखें, अच्छा और कौन सा हुआ होगा जी. यहाँ जरा कोबाल्ट क्लोराइड को देखें. कोबाल्ट क्लोराइड के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, Cl-1 होता है, 2 Cl है -2, तो कोबाल्ट पर क्या चार्ज होगा, +2. लेकिन अब इस कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट पर क्या चार्ज आ गया, +3. तो क्या ऑक्सीडेशन भी नहीं हो रही, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. जी सर, हो रही है ऑक्सीडेशन. तो ये दो टाइप्स के उसने नाम पूछे थे कि नेम द टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन अंडरगोन बाय द कोबाल्ट आयन. एक तो कोबाल्ट आयन में ऑक्सीडेशन हो रही है क्योंकि Cl2 में कोबाल्ट 2+ है, और NH3 वाले कॉम्प्लेक्स के अंदर 6 माइनस N Cln, इसके अंदर जो कोबाल्ट है वो +3 में जा रहा है, और दूसरा लाइगेंड एक्सचेंज रिएक्शन हो रहा है. अच्छा बेटा, अब द कॉम्प्लेक्स CONH3 4 टाइम्स है Cl2+. Draw the three-dimensional structure of the two isomers and suggest the type of isomerism shown here. पहले तो अब ये देखें ना कि मैंने आपको जब आइसोमर्स करवाए थे ना, तो आपको एक टेबल बनवाया था. आपको याद करवा देता हूं. मैंने आपको कहा था कि एक होते हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, एक होते हैं बेटा
स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस और एक होते हैं ऑक्टाहेड्रल। और फिर मैंने आपको जो टेबल इस तरह का बनवाया था उसमें आपको कहा था कि जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर होते हैं ना, जिसको सिस ट्रांस भी बोलते हैं बेटा, और एक होते हैं ऑप्टिकल। मैंने कहा था कि जो ऑक्टाहेड्रल हैं वो कोई आइसोमर शो नहीं करते, ना ज्योमेट्रिकल ना ऑप्टिकल। स्क्वायर प्लेनर में बताया था कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं ये बेटा सिस ट्रांस शो करते हैं, ऑप्टिकल शो नहीं करते। ऑक्टाहेड्रल दोनों शो करते हैं, और ऑक्टाहेड्रल वो होते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो, ठीक है। अब ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, कोबाल्ट इसमें 4 अमोनिया है और 2 क्लोरीन है, मतलब सब मोनोडेंटेट लाइगेंड है, 6 लाइगेंड्स हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी 4 है क्योंकि मोनोडेंटेट लाइगेंड है, 6 डेटिव बॉन्ड बनाएंगे। कौन बच्चा मुझे बताएगा जी इसमें आप कौन सा आइसोमर आप बना सकते हैं, ज्योमेट्रिकल या ऑप्टिकल? है ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स? जी भाई, कौन सा कॉम्प्लेक्स बनना चाहिए जी इसमें? Geometrical. ऑप्टिकल क्यों नहीं बनना चाहिए मोहसिन, ऑप्टिकल क्यों नहीं बनना चाहिए? सर देखें बिकॉज सर वैसे ज्योमेट्रिकल तो इसलिए भी इसमें बन सकता है ना क्योंकि दो साइड कोई और बच्चा बताए भाई इस? हाँ बेटा इसलिए नहीं बन सकता, देखो मैंने आपको कंडीशन लिखवाई थी, ऑप्टिकल आइसोमर के लिए एटलीस्ट 2 बाइडेंटेट लाइगेंड होने चाहिए। ऑप्टिकल आइसोमर बनाने के लिए कम से कम एटलीस्ट 2 बाइडेंटेट लाइगेंड्स शुड बी प्रेजेंट इन दी कॉम्प्लेक्स, क्योंकि यहाँ तो कोई बाइडेंटेट कॉम्प्लेक्स नहीं है, सब मोनोडेंटेट है, तो इसका आपने सिस ट्रांस बनाना होगा। तो यहाँ से बेटा आपको याद रखना है कि इसका जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो सिस ट्रांस होगा, ऑप्टिकल नहीं हो सकता। ऑप्टिकल में आपको 2 बाइडेंटेट लाइगेंड्स चाहिए होते हैं। तो बेटा अब आपने इसका जो ऑप्टिकल वो बनाना है, कैसे देखें कि कोबाल्ट पहले आप एरोज लगा दें, ऊपर नीचे प्लेन लाइन, यहां से बेटा डॉटेड लाइंस और 2 वेज लाइन। जो सिस आइसोमर होता है ना बेटा, सिस आइसोमर उसमें आइडेंटिकल लाइगेंड्स आर 90 डिग्री अपार्ट। जो आइडेंटिकल लाइगेंड्स होंगे, आइडेंटिकल लाइगेंड्स वो 90 डिग्री अपार्ट होंगे। तो इसमें जरा देखें ना, 2 एक जैसे लाइगेंड्स, जो कम वाले लाइगेंड्स होंगे ना उन पे, अब देखें अमोनिया 4 है और क्लोरीन 2 है, जो कम वाले लाइगेंड्स हैं उनकी बेस पर सिस ट्रांस बनाना है। तो अब आपके पास आइडेंटिकल लाइगेंड्स में आपने एक क्लोरीन लगा दिया इधर, एक क्लोरीन लगा दिया इधर, बेटा इसमें एंगल क्या होगा, 90 होगा। ये जो मैंने एक प्लेन लाइन और एक डॉटेड लाइन का मतलब है कि ये कोबाल्ट को बैक साइड से अटैच हो रहा है, ठीक है। और बाकी जो 4 अमोनिया हैं वो बेटा आप ऐसे लगा देंगे, ऐसे करके। ये आपका हो गया बेटा सिस, ये क्या हो गया सिस, और ऊपर चार्ज लाजमी डालिएगा, +1 चार्ज। इसका ट्रांस बेटा पता है कैसे होगा, ट्रांस में जो आइडेंटिकल लाइगेंड्स हैं, ट्रांस में जो आइडेंटिकल लाइगेंड्स हैं वो 180 डिग्री अपार्ट होंगे, एक दूसरे से दूर होंगे। आइडेंटिकल लाइगेंड्स जो हैं 180 डिग्री अपार्ट। 180 पता है कौन से हो सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ कॉम्बिनेशन। या बेटा आप ये 2 ले लें आमने सामने, ठीक है, या आप बेटा इसमें ये 2 ले ले बेटा, इस तरीके से आमने सामने, ये 180 डिग्री होंगे, ठीक है। साइड बाय साइड आप नहीं करेंगे बेटा, बिल्कुल साइड बाय साइड नहीं आप करेंगे, इसलिए अब एक क्लोरीन ये आ गया, एक क्लोरीन ये आ गया। ये देखिए आपके आइडेंटिकल लाइगेंड्स 180 डिग्री पर हैं, तो बाकी बेटा आप अमोनिया जो है ना यहाँ पर अटैच कर दें, तो ये आपका आइसोमर बन गया। तो स्क्वायर ब्रैकेट डालकर ऊपर प्लस चार्ज डाल देंगे। टाइप ऑफ आइसो देखिए 3 मार्क्स है बेटा, छोटे से काम के 3 मार्क्स हैं। टाइप ऑफ आइसोमर में आप बता दें ज्योमेट्रिकल या सिस ट्रांस। अच्छा आगे चलते हैं जी, कोऑर्डिनेशन नंबर तो बड़ी सिंपल सी बात है, द नंबर ऑफ डेटिव बॉन्ड्स विद मेटल आयन। कितने डेटिव बॉन्ड है बेटा, यहाँ पर 6 डेटिव बॉन्ड्स हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, तो इसको लिख दें, द नंबर ऑफ बॉन्ड्स बॉन्डेड टू मेटल या मेटल आयन। अच्छा बेटा नेक्स्ट इस पे आ जाए जी,
असल में मेन जो क्वेश्चन है मैंने आपको इनकी प्रैक्टिस करवानी है केस टैब वालों की, ठीक है ना। केस टैब वाले आज हमने काफी सारे क्वेश्चन करने। ये टेबल देखिए बेटा 6 मार्क्स का है। इसमें आपने कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर्मूला बताना है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ डेटिव बॉन्ड्स। अब जो मेटल आयन है दैट इज द क्रोमियम, लाइगेंड है साइनाइड, और बेटा जो चार्ज आ रहा है ना कॉम्प्लेक्स के ऊपर वो 3 माइनस है। तो बता सकते हैं कितने कितने साइनाइड होने चाहिए जी? +3 को -3 में कन्वर्ट करने के लिए कितने साइनाइड होने चाहिए? क्योंकि ईच साइनाइड हैज -1 चार्ज। 6 होंगे सर 3। 6 नहीं होंगे बेटा। अगर देखो 3 होते तो वो तो +3 और -3 कैंसिल हो जाते ना, तो नेट चार्ज तो 3 माइनस आ रहा है। ओ यस सर। ठीक है, तो ईच साइनाइड हैज -1, तो ये -6 हो जाएगा। क्रोमियम +3 है तो तब -3 चार्ज आएगा। इसका मतलब है कि 6 साइनाइड है। ये जो साइनाइड है बेटा CN, ये मोनोडेंटेट लाइगेंड है या बाइडेंटेट लाइगेंड है? बताओ। मोनोडेंटेट। मोनोडेंटेट, तो कोऑर्डिनेशन नंबर बेटा जो यहाँ पर होगा वो देखो 6 साइनाइड है तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। अच्छा अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट बेटा जो हमारे पास मेटल आयन है दैट इज निकल 2+, और इस दफा की जो लाइगेंड है ना दिस इज बाइडेंटेट। इसको EN भी लिखते हैं, EN, ये बाइडेंटेट है। एक एक जो लाइगेंड होगा वो 2 डेटिव बॉन्ड बनाएगा, राइट। और अब इस दफा आपको चार्ज भी बताना है, तो जरा देखें 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, देखिएगा ये निकल। अच्छा 6 मुझे कैसे बता, ये तो उसने लिख दिया जी 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो आप पहले 6 बॉन्ड्स बनाएंगे, ऊपर और नीचे प्लेन लाइन, ठीक है बेटा। यहां से आएंगी डॉटेड लाइंस। डॉटेड लाइन का मतलब है कि ये बैक साइड से अटैच है, वेज का मतलब है ये फ्रंट से अटैच हो रहा है जी, ऐसे। अब आपने बेटा क्या करना है, इसको अटैच करना है जी। ये जो लाइगेंड है ना इथाइलिन डाइएमाइन, एक NH2 इधर लिखे, एक NH2 बेटा इधर लिखे, और ये CH2 ये जो बेटा जंक्शंस हैं दीज आर CH2 राइट। इसी तरह दूसरा आपने करना है, ये देखें NH2, ये बेटा NH2, ये ऐसे हो जाएगा। और तीसरा बेटा देखें ये आ जाएगा इस तरह NH2 NH2। अब देखें ये जो लाइगेंड है ये तो न्यूट्रल है, तो निकल का जो 2+ चार्ज होगा वो इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर भी आएगा। तो कोऑर्डिनेशन ये फॉर्मूला हो गया आपके पास। फॉर्मूला क्या आएगा देखें, निकल NH2 CH2 CH2 NH2, ये 3 दफा है, और चार्ज क्या आएगा इस पर 2+ या +2, ये आएगा जी चार्ज, ठीक है। अच्छा बेटा आप आगे आ जाए। नेक्स्ट है जी प्लेटिनम 2+ Cl-1 लाइगेंड है। रामीन आप बताएं बेटा इस पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? प्लेटिनम 2+ Cl-2 और चार्ज कॉम्प्लेक्स पर 2- आ रहा है। जी बेटा कोई और बच्चा बताइए बेटा यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होना चाहिए? 4 +2 -2 में कैसे जाएगा कि कितने लाइगेंड्स होंगे? 4 4 होंगे। प्लेटिनम बेटा ये Cl जो है ये Cl 4 दफा है, क्योंकि ईच Cl हैज -1 ना, तो ये -4 है। प्लेटिनम 2+, तो यहाँ इसलिए -2 आ रहा है। और क्लोराइड जो है ये मोनोडेंटेट लाइगेंड है, मोनोडेंटेट लाइगेंड है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। और लास्ट वन इज, इसको बोलते हैं बेटा ऑक्सैलेट। ये पता है इस तरह का स्ट्रक्चर है, ये है C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, ऐसे C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O। ये इसको पहले अगर मैं इसका न्यूट्रल मॉलिक्यूल बनाऊं तो ये बनता है इथेन डायोइक एसिड। देखें ये इथेन डायोइक एसिड है, लेकिन जब आप इनके H को रिमूव करते हैं तो ये इथेन डायोएट बन गया, इथेन डायोएट। और यहां से बेटा इनके डेटिव बॉन्ड बनेंगे, ये जो लोन पेयर है ना ये डेटिव बॉन्ड बनाएंगे विद आयरन। तो ईच ऑक्सलेट हैज 2-, हर ऑक्सलेट पर कितना चार्ज है? 2-। अब देखें आप अगर यहां चार्जेस देख लें कि एक ऑक्सलेट पर 2- है, तो ये 3 ऑक्सलेट हैं, तो 3 2 -6। आयरन पर कितना चार्ज है जी? +3, तो नेट चार्ज क्या आएगा? -6 और +3 -3 चार्ज, ठीक है।
और ये बेटा आपका बाइडेंटेट लाइगेंड है, मतलब एक लाइगेंड दो बॉन्ड बनाएगा। तो टोटल लाइगेंड इस कॉम्प्लेक्स में आप देख सकते हैं 3 है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। ठीक है, तो ये आपका 6 मार्क का क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ पर आप देखेंगे मार्क्स स्कीम में ना उन्होंने गलत किया हुआ है, उन्होंने इसको 3 लिखा हुआ, गलती से मिस प्रिंट हुआ हुआ है, तो 6 है, क्योंकि ऊपर इथाइलिन डाइमाइन जब मोनो बाइडेंटेट लाइगेंड्स होते हैं बेटा, बाइडेंटेट लाइगेंड एक होगा तो वो दो बॉन्ड बनाएंगे, दो बाइडेंटेट लाइगेंड होंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। तो यहाँ पर 3 बाइडेंटेट लाइगेंड है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। Iron 3 forms complexes in separate reaction with both SCN minus and chloride ion. Write the, अच्छा इसमें ये हो रहा है देखें, SCN minus आयरन 3 जो है ना, ये इस आयरन 3 को इसने लिखा हुआ है एक्वस। एक्वस का मतलब है कि वाटर लाइगेंड ने सराउंड किया हुआ है आयरन 3 को, और इस वाटर को कौन अब डिस्प्लेस कर रहा है, SCN-1। और नीचे भी आप देखें कि आयरन 3 है, एक्वस वाटर ने सराउंड किया हुआ था, और 4 क्लोराइड आकर वाटर को डिस्प्लेस कर रहे हैं। तो लाइगेंड एक्सचेंज रिएक्शन है ये। कॉम्प्लेक्स बेटा यहां पर बन रहे हैं, दीज आर द कॉम्प्लेक्सेस। के स्टेप 1 आपने लिखना है, तो बिल्कुल वही तरीका लिखने का, जो राइट हैंड साइड है वो ऊपर आ जाएगी, लेफ्ट साइड नीचे। एक चीज का ख्याल रखना था आपने, अगर तो यहाँ वाटर होता ना, वाटर, तो वाटर को आप के स्टेप का हिस्सा नहीं बनाते, क्योंकि मैंने आपको एक बात क्लास में बताई थी कि इस रिएक्शन में हर चीज वाटर में डिसॉल्व हुई हुई है। तो अगर थोड़ा सा मजीद वाटर भी बनता है तो वो वाटर की कंसंट्रेशन पर कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं डालता, ठीक है। तो इसलिए अगर राइट साइड पर या लेफ्ट साइड पर वाटर आ रहा है, तो वाटर को आप के स्टेप का हिस्सा नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो इसका के स्टेप देखेंगे जी कैसे होगा। आयरन SCN 2+, अच्छा देखिए एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब ये कॉम्प्लेक्स आप इस तरह लिखेंगे ना, तो ये जो 2+ चार्ज है ना, इसको इस तरह ब्रैकेट के बाहर ना डालिएगा। जब के स्टेप लिखेंगे तब, जब कॉम्प्लेक्स लिखेंगे तब तो ब्रैकेट के बाहर ही आता है, लेकिन जब आप के स्टेप लिखेंगे ना, तो इसको अंदर करके ब्रैकेट बाहर, क्योंकि अब यहाँ पर जब आप कॉम्प्लेक्स लिख रहे होते हैं, जिस तरह ये है, इसमें तो बाहर लिखा हुआ है, ये तो कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स का मतलब कंसंट्रेशन नहीं है। लेकिन जब के स्टेप लिख रहे होंगे तो वहां स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब कंसंट्रेशन होगा, तो ये प्लस के साइन अंदर डालिएगा। अगर बाहर लिखेंगे तो बस देखने में ऐसे लगता है कि ये इसके 2 मोल हैं, पता नहीं, ठीक है। तो +2 आप ब्रैकेट के अंदर डालेंगे, इस तरह बाहर नहीं लिखेंगे जब आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे। डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ आयरन 3 और SCN-, ठीक है जी, इस तरह आपने लिखना है। अच्छा, दूसरा केस स्टेप कैसे लिखेंगे जी आप, बिल्कुल सेम है, कोई फर्क नहीं है उसमें भी। उसकी यूनिट कैसी होंगी जी, यूनिट जरा केस स्टेप 1 की देख लें। देखिए एक स्क्वायर ब्रैकेट इनको कैंसिल करें, एक स्क्वायर ब्रैकेट इससे कैंसिल, एक स्क्वायर ब्रैकेट बची हुई है, तो ये जब ऊपर आएगी तो ये हो जाएगा मोल -1 DM+3, ठीक है। दूसरे वाले को देखें बेटा, मैं इसको रब करके दूसरा उसके लिए केस स्टेप लिख रहा हूँ। FeCl4-1 डिवाइडेड बाय आयरन 3 क्लोराइड की पावर 4, ये 4 बेटा बाहर लगेगा। इसमें देखिए कैसे होगा जी, वो यूनिट 4 स्क्वायर ब्रैकेट्स ऊपर, ये इस तरह है बेटा, मतलब मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर 4 टाइम है। ये जब ऊपर आएगा तो मोल -4 हो जाएगा, और डीएम क्या हो जाएगा, +12 हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से आपने ये लिख देना है। अब आगे चलते हैं जी। कह रहे हैं कि एन इक्विलिब्रियम कैन बी सेट अप बिटवीन दीज टू कॉम्प्लेक्सेस एज शोन एंड इक्विलिब्रियम 3। अब बेटा उसने क्या किया है, यहाँ पर ये थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं, इसको जरा ध्यान से समझिएगा, ठीक है, क्योंकि आप ये फर्स्ट टाइम करने लगे हैं क्वेश्चन। देखें ऊपर इक्विलिब्रियम 1 था जिसमें ये कॉम्प्लेक्स बन रहा था FeSCN 2+,
इक्विलिब्रियम 2 में FeCl4 - 1 ये कॉम्प्लेक्स बन रहा है। इक्विलिब्रियम 3 में पता क्या किया उसने, इन दोनों कॉम्प्लेक्सेस के दरमियान एक इक्विलिब्रियम सेटअप कर दिया, FeCl4- और FeSCN2+, इसके दरमियान देखें इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो रहा है। और SCN क्या कर रहा है, SCN ने क्लोराइड्स को रिप्लेस कर दिया। ठीक है, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम 3 in terms of K step 1 and K step 2। अब आपने बड़े ध्यान से ये बात समझनी है। पहले तो ना मैं आपको एक बताता हूं, आप पहले क्या करें, पहला काम आप इसका जरा K स्टेप लिखें, K इक्विलिब्रियम 3 का कैसे लिखेंगे जी, FeSCN2+ क्लोराइड की पावर 4 FeCl4- 1 SCN-, ये लिखने के बाद अच्छा आपने करना क्या है बेटा, आपने इन टर्म्स ऑफ K स्टेप 1 एंड K स्टेप 2, इसका मतलब ये है कि आपने अब जो एक्सप्रेशन लिखना है ना, उसमें ये फॉर्मूलाज नहीं लिखने, आपने बताना है कि हम ऐसा क्या करें। मतलब K स्टेप 1, ये जो इक्विलिब्रियम 1 है इसको K स्टेप 1 कह रहा है, हम K स्टेप 1 और K स्टेप 2 के साथ ऐसा क्या करें कि हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन जाए। मतलब K स्टेप 1 को K स्टेप 2 से डिवाइड करूं, या K स्टेप 2 को K स्टेप 1 से डिवाइड करूं, या K स्टेप 1 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई करूं। जरा सोचें बेटा, मैं इन दोनों एक्सप्रेशंस के साथ ऐसा क्या करूं कि मेरे पास ये चीज बने। मतलब K स्टेप 1 डिवाइडेड बाय K स्टेप 2 करूं, या K स्टेप 2 डिवाइडेड बाय K स्टेप 1 करूं। बेटा इसकी जरा मुझे आंसर देना, फिर मैं आगे चलूंगा जी। बेटा बोले शाबाश, क्या करूं मैं इस पे। हाँ जी बेटा, रामीन, वासे। बेटा मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ, आपको यहाँ नजर आ रहा होगा कि ऊपर वाले एक्सप्रेशन में क्या आ रहा है, FeSCN2+, ये कॉम्प्लेक्स आ रहा है ना, और नीचे वाले कॉम्प्लेक्स में क्या आ रहा है, FeCl4। तो आपको थोड़ा सा यहाँ आइडिया मिल रहा है कि क्या पता K स्टेप 1 डिवाइडेड बाय K स्टेप 2 हो, लेकिन आप कहेंगे सर दूसरे भी तो हैं, क्लोराइड और SCN। तो इसका बड़ा आसान सा तरीका है, आप जरा इक्विलिब्रियम 1 और इक्विलिब्रियम 2 को आपस में डिवाइड कर दें। वैसे तो यहां से भी मुझे समझ आ रहा है कि इसका जो आंसर होगा वो मैंने क्या करना है, K स्टेप 1 डिवाइडेड बाय K स्टेप 2 करना है। मैं पहले लिख देता हूं, फिर आपको ये एक्सप्लेन भी कर दूंगा, मुझे कैसे समझ आएगी। K इक्विलिब्रियम 3 इज इक्वल टू K स्टेप 1 डिवाइडेड बाय K स्टेप 2। अब देखें कैसे ये मुझे पता चला। जो इक्विलिब्रियम 1 है ना बेटा, मैं यहां लिख रहा हूं जरा, इक्विलिब्रियम 1 का K स्टेप 1 इसको कहता हूं। कैसे होगा जी, ये आएगा FeSCN2+ डिवाइडेड बाय आयरन 3 और SCN1-। ठीक है, K स्टेप 2 लिखता हूं। K स्टेप 2 क्या है जी मेरे पास, FeCl4- डिवाइडेड बाय Fe3+ Cl4- और पावर 4। बट अब मैं अगर इन दोनों को डिवाइड कर दूं, अगर मैं इनको डिवाइड करता हूं जिस तरह के मैंने यहां पर कहा है, तो जरा देखें अब क्या होगा आफ्टर डूइंग। ये जो फ्रैक्शन है मैं ऊपर लेके जाऊंगा, इसको फ्लिप भी कर दूंगा। ठीक है, K इक्वेशन 3 FeSCN2+ आयरन 3 और SCN-1 इनटू, ये रेड कलर से जो है ना, मैं इसको फ्लिप भी कर रहा हूं, आयरन 3 ऊपर आ जाएगा,
4 और FeCl4-1। ये देखिएगा अभी आयरन 3 से कैंसिल, तो क्या बेटा अब जो मैं इक्वेशन लिखने जा रहा हूं वो यही चीज नहीं बनेगी? बताएं, यही चीज बनेगी नहीं बनेगी बेटा? आंसर करें शाबाश जल्दी से। यस सर। बेटा देखें, मैं आपको बता दूं, फिर बता दूं, वो आपसे ये इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार बार पूछेगा, फिर मैं आपको बता दूं वो क्या कह रहा है। उसने पहले इक्विलिब्रियम 1 और इक्विलिब्रियम 2 का आपसे केस टैब लिखवा लिया, राइट? केस टैब लिखवाने के बाद वो आपसे ये कह रहा है कि अब इन दोनों कॉम्प्लेक्सेस में एक नया इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ है, जो कि उसने बेटा ये आपको के इक्विलिब्रियम 3 के नाम से। अब वो आपसे ये कहता है कि आप एक्सप्रेशन लिखें इक्विलिब्रियम 3 के लिए, लेकिन इक्विलिब्रियम 3 का जो एक्सप्रेशन होगा वो इन टर्म्स ऑफ इक्विलिब्रियम 1 और 2 होगा। तो आपने ये बताना है कि इक्विलिब्रियम 3 का जो एक्सप्रेशन बनेगा, जिसको मैंने साइड पर लिख लिया अपनी आसानी के लिए ना, ये देखें इक्विलिब्रियम 3 का एक्सप्रेशन मैंने साइड पर अपनी आसानी के लिए लिख लिया। और अब मैंने ये सोचना है कि मैं ऐसा क्या करूं के स्टेप 1 और के स्टेप 2 के साथ कि मेरे पास के इक्विलिब्रियम 3 बन जाए। मतलब के स्टेप 1 को 2 से डिवाइड करूं, 2 को 1 से डिवाइड करूं, या दोनों को मल्टीप्लाई करूं। तो इसका एक तो शॉर्टकट मेथड ये, मैं सिर्फ अपने कॉम्प्लेक्स देखूंगा कि के इक्विलिब्रियम 3 में जो मेरा एक कॉम्प्लेक्स है FeSCN, वो इक्विलिब्रियम 1 में आ रहा है, 2 में आ रहा है, 1 में आ रहा है। और जो मेरा नीचे जो फ्रैक्शन के नीचे आ रहा है कॉम्प्लेक्स FeCl4, वो इक्विलिब्रियम 2 में आ रहा है। इट मींस ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं 1/2 करके, ठीक है? लेकिन अगर आपको दूसरे जो स्पीशीज हैं वो कंफ्यूज कर रहे हैं कि सर दूसरे भी तो हैं क्लोराइड, तो उसका सिंपल सा तरीका ये है कि आप इनको रफ वर्क में करके देख लें। के स्टेप 1 लिखें, के स्टेप 2 लिखें, इनको आपस में डिवाइड करें, और डिवाइड करने के बाद ये जो नीचे वाला के स्टेप 2 है, जब मैं बेटा इसको ऊपर लेकर आऊंगा तो मैं इसको फ्लिप कर दूंगा। फ्लिप करूंगा तो आयरन 3 से कैंसिल, तो जो रिमेनिंग है वो यही बन रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने के स्टेप 1 को के स्टेप 2 से डिवाइड किया है। अच्छा बेटा, अब देखिए ये 19 मार्क्स का बेटा क्वेश्चन है, तो इसलिए आपने ट्रांजिशन एलिमेंट्स बहुत ध्यान से करने हैं। 100 मार्क्स में से 20 मार्क्स तो यहां से आ रहा है, और समटाइम इससे भी ज्यादा मार्क्स का आता है। अब बेटा क्या कह रहा है, द न्यूमेरिकल वैल्यू फॉर दी स्टेबिलिटी कांस्टेंट आर शोन। के स्टेप 1 की ये वैल्यू आ रही है, के स्टेप 2 की ये वैल्यू आ रही है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ के इक्विलिब्रियम 3। बताइएगा जी ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? हरी आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? K step 1 divided by K step 2 sir. एग्जैक्टली बेटा, शाबाश करो जल्दी से। मोहसिन क्या आंसर आ रहा है? जी सर, अभी करता हूँ। 1750 आ रहा है या नहीं आ रहा? यस सर, आ रहा है। अब देखिए इस 1750 ये बहुत बिगर आंसर है ना। बिगर आंसर का मतलब है कि ये जो थर्ड इक्विलिब्रियम है ये कॉम्प्लेक्स बनेगा, ये बहुत स्टेबल है। और यूनिट्स कैसी होंगी बेटा? अब यूनिट्स यहीं से निकाल लें। ये देखें यहां से यूनिट बताएं, ये जो मैंने बनाया था के इक्वेशन 3, इसमें ये स्क्वायर ब्रैकेट इससे कैंसिल बेटा, ये एक इससे कैंसिल, ऊपर 3 स्क्वायर ब्रैकेट्स बच जाएंगी। 3 स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है मोल 3 और Dm-9। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इससे थोड़ा मिलता जुलता है, लेकिन उसमें आपको बेटा ये n की वैल्यू बतानी है। ये देखें ये चीज आपको बतानी है। जरा क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। कह रहे जी के अ नंबर ऑफ आइसोमर विथ फॉर्मूला chromium H2O6Cl3 exist. Their general formula is this: chromium water 6 minus n है, क्लोरीन n और Cl3 minus n। अच्छा इसमें देखें दो क्लोरीन है। ये जो क्लोरीन है ना बेटा अंदर वाला जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, इसका पता है क्या मतलब है? कि दिस क्लोरीन इज डायरेक्टली अटैच्ड विद क्रोमियम। लेकिन जो क्लोरीन बेटा इस स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर है ना, वो क्रोमियम से अटैच नहीं है। ये इस तरह होता है, अगर आपको ये बात समझ नहीं आ रही है देखें। सपोज ये क्रोमियम है, अगर कुछ क्लोरीन ऐसे लगे हुए हैं ना बेटा, ऐसे करके, तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आ रहा है, इसका मतलब है ये क्रोमियम और क्लोरीन का डायरेक्ट बॉन्ड है। लेकिन और सपोज इसके ऊपर कोई चार्ज आ रहा है, सपोज करते हैं +1 आ रहा है, तो Cl-1। ये जो क्लोरीन है ये अब इस क्रोमियम से अटैच तो नहीं है ना, ये जो बाहर क्लोरीन लगा हुआ है ये तो इस पॉजिटिव चार्ज के साथ इसका आयोनिक बॉन्ड है। तो ऐसे क्लोरीन जो
स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आ रहे हैं वो क्रोमियम के साथ डायरेक्टली अटैच हैं, वो क्लोरीन जो स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर है वो क्रोमियम के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं है। अब देखें क्वेश्चन में, each isomer contains 6 coordinated chromium 3 ion in octahedral complex, water molecule are not, हाँ वाटर भी देखें बाहर है, ये इसकी बात कर रहा है बेटा जो NH2 है। water molecule not directly bonded with the chromium atom are held in crystal lattice as a water of crystallization. The chromium chlorine bond is not easily broken, so chloride bonded with the chromium 3 ion in the complex does not react. बेटा आगे वो आपको बताएगा असल में ना वो AgNO3 डाल रहा है इस कॉम्प्लेक्स के अंदर। कह रहा है जब हम AgNO3 डालेंगे तो जाहिर बात है जो सिल्वर आयन है उसने क्लोराइड से रिएक्शन करना है, लेकिन कह रहे हैं जो सिल्वर आयन है ना, ये सिल्वर आयन इस क्लोराइड से रिएक्शन करेगा, इस वाले से जो कि कॉम्प्लेक्स के बाहर है। सिल्वर आयन अंदर वाले क्लोराइड से रिएक्शन नहीं करेगा जबकि बाहर वाले क्लोराइड से करेगा। अब कह रहा है 1 ग्राम सैंपल ऑफ 3 isomer A, B and C were dissolved in separate samples of water. An excess of AgNO3 was added to each and mass of AgCl formed was measured. Moles of AgCl formed, ये बेटा मोल्स हैं AgCl के। आइसोमर A में 1 ग्राम आइसोमर A था, 1 ग्राम आइसोमर B था, 1 ग्राम आइसोमर C था। 1 ग्राम ऑफ आइसोमर A, उसमें जब उसने सिल्वर नाइट्रेट डाला तो कितना AgCl बना? ये है मोल्स ऑफ AgCl, ये बेटा मोल्स ऑफ AgCl है, ठीक है। तो आप देखें यहां पर आइसोमर A में मोल्स कम बन रहे हैं, आइसोमर B में AgCl के मोल ज्यादा बन रहे हैं और आइसोमर C में AgCl के मोल और ज्यादा बन रहे हैं। पहला काम तो आप इसका MR निकाल लेना बेटा, इसका MR निकाल लें, शाबाश बेटा। क्रोमियम 52 होता है, वाटर का 18 टाइम्स 6 और क्लोरीन का 35.5, तो ये आ जाएगा आपके पास 266.5। इस द MR, ये किसका जो कॉम्प्लेक्स है ना ये उसका MR है। अब 1 ग्राम आपने लिया है तो 1 ग्राम का क्या मतलब है बेटा कि कितने मोल होंगे? आप जरा मोल्स निकाल लेते हैं इसके, यहाँ पर थोड़े से इस तरह कर लेते। मोल्स ऑफ आइसोमर A 1 divided by 266.5, 3.75 times 10 raised to power minus 3। ठीक है बेटा, ये आपके पास मोल्स हैं। मैं 1 ग्राम को काट कर अब मोल्स लिख रहा हूं यहां पर। जो आइसोमर B है ना बेटा, उसके मोल भी 3.75 टाइम्स 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 3 मोल्स हैं, और जो आइसोमर C है उसके मोल्स भी इतने हैं। अब जरा देखिए बेटा, मैंने आपसे ये कह दिया था शुरू में कि जो क्रोमियम है ये वाटर है, 6 माइनस N किया हुआ है इसने, क्लोरीन N किया हुआ है, यहाँ Cl N किया हुआ है। बेटा मैंने आपको क्या बताया कि ये जो बाहर वाला क्लोरीन है ये AgL से रिएक्शन करेगा या जो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर क्लोरीन है ये AgL से AgNO3 से रिएक्शन करेगा? शाबाश, जल्दी से बताएं। सर बाहर वाला करेगा, क्योंकि वो उसने ऊपर बता दिया है कि जो क्रोमियम क्लोरीन बॉन्ड है ना वो टूटेगा नहीं, तो ये जो बाहर वाला क्लोरीन है ClN मैंने जिसको लिखा हुआ है ये क्रोमियम के साथ डायरेक्टली बॉन्ड नहीं बना रहा, इसलिए बेटा ये जो है AgCl के साथ रिएक्शन करेगा। अब आपने आइसोमर के कितने मोल लिए जी? आइसोमर आपने लिया 3.75 टाइम्स 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 3, और AgCl के कितने मोल बने बताएं? इतने ही बने। (3.75 टाइम्स 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 3 इसके हैं, 3.75 टाइम्स 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 3 इसमें। बेटा इसमें रेशो क्या बन रही है बताएं, क्या रेशो है? 1:1।
इसका मतलब ये हुआ कि जो आइसोमर ए है ना, इसमें जो बाहर है ये कितने क्लोरीन होंगे बताएं? एक क्लोरीन होगा, बाहर एक क्लोरीन होगा आइसोमर ए में। तो आइसोमर ए का स्ट्रक्चर पता है क्या होगा बेटा? एक क्लोरीन इसका बाहर आ रहा है, बल्कि आप नीचे लिख देंगे, यहां पर नीचे उसने टेबल दिया हुआ है। बेटा टोटल क्लोरीन है 3, टोटल क्लोरीन कितने हैं? 3। 3 में से बाहर कितने आ रहे हैं बताइएगा? टोटल क्लोरीन 3 है, उसमें से बाहर कितने आएंगे आइसोमर 1 में? एक। तो इसका मतलब ये हुआ अंदर कितने होंगे फिर? 2। 2 होंगे, क्योंकि देखें अब इस बात को अंडरस्टैंड करें ना, टोटल क्लोरीन है 3। अब हमें कैसे पता चला बाहर 1 है? हमें बेटा ऐसे पता चला कि इस कॉम्प्लेक्स के मोल थे 3.75 टाइम्स 10 रेज़्ड टू पावर -3, ये इसके मोल्स हैं। आपने इसमें AgNO3 डाला, जब आपने इसमें AgNO3 ऐड किया तो AgCl के मोल भी उतने ही बने। इसका मतलब है 1:1 रेशो है, इसका मतलब हुआ 1:1 रेशो है, ठीक है। अब 1:1 रेशो का यह मतलब है कि बाहर जो क्लोरीन है वो 1 है, बस 1 क्लोरीन है, तभी तो 1 मोल उतने ही बने। टोटल क्लोरीन 3 थे, 3 में से बाहर 1 है, तो इसका मतलब है अंदर 2 होंगे। ये जो n है, ये जो n है, ये 2 है बेटा। तो आप यहां पर इस n की जगह लिखेंगे 2, हम अंदर वाले n की बात कर रहे हैं 2, तो इसका फॉर्मूला बेटा ये बनेगा क्रोमियम H2O बेटा 6 - 2 करें ना तो 4 हो जाएगा, Cl2 और बाहर 1 क्लोरीन। अब जरा नेक्स्ट आप लोग करेंगे बेटा, नेक्स्ट आप लोग करेंगे दोबारा, ये चीज एक दो दोबारा प्रैक्टिस करेंगे, क्लियर हो जाएगी। अब देखिए बेटा, हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स था क्रोमियम H2O 6 - N क्लोरीन N और ClN, इसमें डाला उसने सिल्वर नाइट्रेट डाला तो AgCl बना। अच्छा, इसके मोल थे 3.75 टाइम्स 10 रेज़्ड टू पावर -3 और मोल्स बन रहे हैं 7.50 टाइम्स 10 रेज़्ड टू पावर -3। बेटा मोलर रेशियो बताएं क्या है जी इसमें? इन दोनों में रेशियो क्या निकल रही है? 1:2। इसका मतलब ये हुआ कि इस दफा बाहर 2 क्लोरीन्स थे, यहां पर 2 क्लोरीन्स थे, तभी आपके पास 2 मोल्स ऑफ AgCl बना है ना। तो अगर बाहर 2 थे, टोटल 3 है, 3 में से बाहर 2, तो अंदर n कितना होगा? 1 होगा। तो n यहां पर 1 है, n बेटा अब 1 होगा, तो ये इसका फॉर्मूला बनेगा क्रोमियम H2O 6 - 1 होगा, तो ये 5, क्लोरीन 1 और बाहर क्लोरीन 2। तीसरा बेटा आप लोग करें जल्दी से, शाबाश, तीसरा आप लोग करें। सर तीसरे में वो पहले वाले n का भी हाफ है, तो फिर तीसरे में बाहर 0 हो जाएंगे। शाबाश बेटा, बाहर जो है आपके पास, नहीं बाहर 0 होंगे या अंदर 0 होंगे भाई? सर हमें उससे जो मोलर रेशियो उससे बाहर के हमें पता चल रहे हैं ना, तो हाँ, पहले वाले की जो है मतलब ए वाले का जो मतलब आइसोमर ए से भी हाफ है, तो आइसोमर ए में बाहर 1 था, तो हाफ नहीं है आइसोमर बेटा, आप 3। 10 रेज़्ड टू पावर -2 नहीं देख रहे आप, -2 है वो, -3 है। देखो आप एक चीज वो कर रहे हो, मैं ये दोबारा करता हूँ, ये देखें। अब अगर आप थर्ड को देखें, थर्ड वन में बेटा, ये थर्ड वन है, ये इसमें जो मोल्स हैं वो 1.13 टाइम्स, सॉरी, जो मोल्स हैं इसके आइसोमर के वो 3.75 टाइम्स 10 रेज़्ड टू पावर -3 है, और जो AgCl के मोल है वो 1.13 टाइम्स 10 रेज़्ड टू पावर -2 है। इनमें जरा मोलर रेशियो निकालें ना, मोलर रेशियो मतलब रेशियो कैसे निकालेंगे ओ यस आप सर, बेटा? मैं जो इसको -4 कर रहा, ठीक है, जी, समझ आ गया। अब इसमें जो स्मॉलर नंबर है उससे आप डिवाइड कर दें, तो बेटा ये 1:3 बन रही है। मतलब इस दफा आइसोमर सी में अगर आप 1 मोल लेंगे ना इसका, तो 3 AgCl बन रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि तीनों के तीनों क्लोरीन स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर हैं, तो अंदर n क्या होगा? 0 होगा, अंदर n क्या होगा? 0। तो ये आपके पास होगा क्रोमियम, वाटर बेटा इस दफा 6 है,
और सारे क्लोरीन बाहर हैं। तो ये देखेंगे थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, 3 मार्क्स, 2 मार्क्स आपको इसमें मिलेंगे। अच्छा आगे चलते हैं जी जल्दी से। अब बेटा आपने 2 आइसोमर्स हैव द सेम शेप एंड देयर फार्मूला इज दिस, और ये है only one of these isomer has a dipole moment. Name the type of isomerism. फिर से सर ज्योमेट्रिकल है बिकॉज ये मोनोडेंटेट लिगेंड है। और बेटा आपको ये कैसे, ये कौन सा वो बनेगा, टेट्राहेड्रल होगा, स्क्वायर प्लेनर होगा? स्क्वायर प्लेनर। टेट्राहेड्रल क्यों नहीं, ये कैसे पता चला आपको मोहसिन कि ये स्क्वायर प्लेनर, ये टेट्राहेड्रल नहीं है? बिकॉज सर देखिए ना, क्योंकि टेट्राहेड्रल जो होता है वो उसकी जो शेप की अरेंजमेंट है वो अलग तरीके से होती है स्क्वायर प्लेनर के मुकाबले में। नहीं, आपको बेटा देखो मेरी बात सुनो, मेरा क्वेश्चन ये है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, पहले ये बताओ। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर सर 2 है। नो बेटा, नहीं, देखो ये निकल है, इसको दो लाइगेंड्स जो है ना वो है PR3, ठीक है? ठीक है। दो लाइगेंड्स हैं PR3 के और 2 लाइगेंड्स हैं CN के। उसने कहीं नहीं बताया कि ये मोनोडेंटेट भी है, तो एक PR3 ये हो गया, ठीक है, और एक PR3 ये हो गया। मैं भी सिर्फ आपको 3D डायग्राम बाद में बनाता हूँ, इसकी सॉरी 3D नहीं बनेगी, डायग्राम मैं नीचे आइसोमर बाद में ड्रॉ करता हूँ, लेकिन सिर्फ ये पहले पूछना चाह रहा हूँ कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये टेट्राहेड्रल नहीं बनाना है, इस तरह स्क्वायर प्लेनर बनाना है? ये मेरा क्वेश्चन है, कौन बताएगा जी? टेट्राहेड्रल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता। यस तो बेटा, स्क्वायर ये प्लेनर आंसर है, होगा। ये आंसर है कि टेट्राहेड्रल में आइसोमर बनते ही हैं। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में 2 ऑप्शन होते हैं कि आप टेट्राहेड्रल की तरफ जाएं या स्क्वायर प्लेनर की तरफ, लेकिन टेट्राहेड्रल आइसोमर बनाते ही नहीं है, और ये आइसोमर बना रहा है, इट मींस कि ये क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर होगा। स्क्वायर प्लेनर में अगर आपने सिस बनाना है बेटा, सिस, तो आप इस तरह कर लें, स्क्वायर प्लेनर में इस तरह बेटा आपने इसकी अरेंजमेंट रखनी है, ठीक है? ये देखें, ये जो आमने सामने लाइंस आ रही है ना, डॉटेड और वेज, ये 180 है। लेकिन अगर आप इस तरह करते हैं PR3 CN और CN, ये सिस होगा। ट्रांस बनाना है बेटा आपने, तो निकल ऐसे, ये PR3, एक PR3 इधर हो जाएगा, एक CN इधर हो जाएगा, ये बेटा आपका ट्रांस आइसोमर होगा। तो इस टाइप ऑफ आइसोमरिज्म को आप कहेंगे सिस ट्रांस या ज्योमेट्रिकल आइसोमर। सिस ट्रांस कहें इसको या बेटा ज्योमेट्रिकल आइसोमर कह दें। अच्छा इसमें देखें, स्टेट विच आइसोमर हैज अ डाइपोल मोमेंट। बड़ा कि जो आपका सिस है ना, सिस के अंदर डाइपोल मोमेंट होगा, और ट्रांस में दो स्पीशीज। यस, उसमें बेटा ट्रांस में क्या होता है, ट्रांस में वो कैंसिल हो जाते हैं जी बेटा, यस। तो सिस हैज अ डाइपोल मोमेंट क्योंकि डाइपोल्स उसमें कैंसिल आउट नहीं हो रहे। अच्छा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा, हाँ ये बेटा ये काफी ट्रिकी क्वेश्चन है बेटा, इसको बड़े ध्यान से समझना है। इसमें शुरू वाला तो पार्ट आसान है, ये जो है ना KSP और K स्टेप मिक्स करके दिया हुआ है, यहाँ पर भी वही चीज होगी, करेंगे ये आपको मैं बता दूंगा कि आपने की, लेकिन ये क्वेश्चन आप लोग करेंगे नहीं जब मैं यहाँ पे पहुंचता हूँ। पहले इस पर आ जाए जी। सबसे पहले तो कंप्लीट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर टू आयन। इसके लिए जरा एक बात सुन लें, जब भी एग्जामिनर आपसे ट्रांजिशन मेटल आयन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहे तो कभी भी आयन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डायरेक्ट मत करें। कैसे करेंगे, पहले आप कॉपर एटम की करें। कॉपर एटम हैज 29, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। मैं भी बेटा 4s2 लिख रहा हूँ, फिर इसको बाद में बता भी दूंगा क्या करना है। 4s2 3d9, पहले तो आपने ये लिखा, फिर आपके ज़हन में फौरन आना चाहिए जी के 4s2 और 3d9 में एनर्जी गैप कम है और 3d9 इज अनस्टेबल। 4 का एक इलेक्ट्रॉन आप 3d में लेके जाएंगे तो इसको कर देंगे आप 4s1 एंड 3d10, दोनों स्टेबल हो गए 4sp और 3d। अब दूसरी बात, अब देखिए वो आयन की कर रहा है ना, अब आयन के लिए याद रखिए 4s इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट फर्स्ट, तो बेटा एक इलेक्ट्रॉन 4s से निकालना है, एक इलेक्ट्रॉन 3d से निकालना है, ठीक है?
अगर आप डायरेक्ट करेंगे ना बेटा गलती कर देंगे, इसलिए पहले एटम की करें, एटम की करने के बाद आपको पता चल जाएगा 4s का एक इलेक्ट्रॉन और 3d से फिर आपने एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो 2p6 3s2 3p6 3d9, बस ये होगी जी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। स्टेट द कलर ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग फॉलोइंग आयन। बेटा कॉपर 2 को जब भी वाटर सराउंड करता है तो ये पेल ब्लू या लाइट ब्लू सॉल्यूशन होगा। ये मैंने आपको जब नोट्स में लाइगेंड एक्सचेंज रिएक्शन करवाया था ना बेटा, वहां कराया था। और कॉपर क्लोराइड जो है ये येलो सॉल्यूशन होगा, येलो। ये आपको बताया था ना कि जो क्लोराइड है वो कभी भी 6 लाइगेंड्स नहीं हो सकते, क्योंकि ये जो क्लोराइड लाइगेंड्स होते हैं इनका साइज बिगर होता है। ये जब भी ट्रांजिशन मेटल को सराउंड करेंगे 4 ही होंगे, 4 से ज्यादा नहीं होंगे, ठीक है। अब बेटा यहां पर आ जाएं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ऑफ कॉपर 2 विद डिफरेंट लाइगेंड्स कैन हैव डिफरेंट कलर्स। ये आपने बताना है जी कि इनके डिफरेंट कलर्स क्यों होते हैं। जी बेटा बताएं, कौन बच्चा इसका आंसर देगा? हाँ जी बेटा। कलर्स ऑफ लाइगेंड। देखें आपको मैंने ना ये बड़ा डिटेल में कराया था, जल्दी से बता देता हूँ। D to D ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाते हैं because of the repulsion between electrons and ligands. हाँ, लेकिन उसके बाद ना ऑक्टाहेड्रल में जो डी ऑर्बिटल स्प्लिट होते हैं उनका पैटर्न भी एक तो आपको पता होना चाहिए कि 3 ऑर्बिटल्स बेटा लोअर एनर्जी पर होंगे, 2 ऑर्बिटल्स हायर एनर्जी पर होंगे। असल में अब होता ये है कि ये जो डेल्टा ई है ना, ये मेन चीज है डेल्टा ई। यहां सपोज इलेक्ट्रॉन है आपके पास ना, ऐसे। ये बेटा आपके पास सपोज कॉपर 2 है। जब लाइट आप व्हाइट लाइट को फॉल करवाते हैं ना किसी भी सॉल्यूशन के ऊपर, तो ये व्हाइट लाइट जो कॉपर 2 है, जो ट्रांजिशन मेटल आयन है, ये व्हाइट लाइट में से कुछ लाइट एब्जॉर्ब कर लेता है और कुछ लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। अब ये कॉपर 2 कौन सी लाइट एब्जॉर्ब करेगा डिपेंड करता है डेल्टा ई। किस पे डिपेंड करता है? डेल्टा ई पे डिपेंड करता है बेटा। ये एनर्जी गैप कितना है, जितना ज्यादा एनर्जी गैप होगा ना उतनी जो है ज्यादा एनर्जी वाली वेवलेंथ को एब्जॉर्ब किया जाता है। और जितना कम गैप होता है कॉपर 2 उतनी कम एनर्जी वाली लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब क्यों करेगा? ताकि इस इलेक्ट्रॉन को प्रोमोट किया जा सके लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी पर। तो जब बेटा डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस होंगे, जिस तरह देखें यहाँ कॉपर को वाटर सराउंड कर रहा है, नीचे कॉपर को क्लोराइड सराउंड कर रहा है, तो ये लाइगेंड्स की नेचर डिफरेंट है। जब लाइगेंड्स डिफरेंट नेचर के आ रहे हैं तो वो रिपलियन भी डिफरेंट टाइप की करेंगे और डेल्टा ई की वैल्यू भी डिफरेंट होगी। और डेल्टा ई डिफरेंट होगी तो लाइट भी डिफरेंट एब्जॉर्ब होगी। तो आपने बेटा इसमें जो मेन चीज उसको बतानी है वो ये कि डेल्टा ई इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस। डेल्टा ई, क्योंकि देखिए 2 मार्क्स का, वो यहाँ ये नहीं पूछ रहा कि एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ कलर। जब वो ओरिजिन का पूछेगा ना तो फिर आपने डी स्प्लिटिंग का भी बताना है कि जब लाइगेंड्स अप्रोच करते हैं डी ऑर्बिटल को तो डी ऑर्बिटल स्प्लिट होता है। यहाँ 2 मार्क्स का है, ओरिजिन नहीं पूछ रहा, सिर्फ कह रहा है कि कॉपर के दोनों कॉम्प्लेक्सेस का कलर क्यों डिफरेंट है। तो आप बताएंगे कि डेल्टा ई इज डिफरेंट, डेल्टा ई इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट लाइगेंड्स। ठीक है जी, डिफरेंट लाइगेंड्स के लिए डेल्टा ई डिफरेंट होगा। फिर आपने क्या बताना है कि ये तो आपका 1 मार्क इसका मिलेगा ना। फिर आप बताएंगे कि डिफरेंट वेवलेंथ या डिफरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज एब्जॉर्ब। अच्छा, जो लाइट एब्जॉर्ब होती है ना वो कलर नहीं बेटा आपको देखा जाता, जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है वो आपको कलर दिखता है सॉल्यूशन का। तो अगर डेल्टा ई डिफरेंट है तो डिफरेंट वेवलेंथ 2 कॉम्प्लेक्सेस की बात हो रही है कि एक में डेल्टा ई ज्यादा है, एक में डेल्टा ई कम है, तो दोनों कॉम्प्लेक्सेस डिफरेंट एनर्जी वाली लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे और रिफ्लेक्शन भी डिफरेंट होगी, तो कलर भी आपको डिफरेंट नजर आएंगे। अच्छा, कॉपर 1 एंड सिल्वर 1 आर कलरलेस। बड़ा सिंपल है बेटा, कॉपर 1 जो है ना, कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ये ऊपर हमने की थी, देखें यहीं से कर लेते हैं। इसका कॉपर 1 का अगर हम करें ना तो कॉपर 1 में
सिर्फ 4s इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट, 4s, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10। तो कॉपर 1 में 3d क्या है बेटा? कॉपर 1 में 3d10 है। जब 3d10 होगा, जब 3d10 होगा बेटा तो इलेक्ट्रॉन प्रमोट ही नहीं होगा। क्या होगा बेटा बताएं? वो कंप्लीटली फिल्ड होगा ना। यस, तो आप लिखेंगे इन कॉपर 1 या इन सिल्वर 1 जो 3d सब शेल है इज फुलफिल्ड। जब बेटा फुलफिल्ड होगा तो क्या वो लाइट एब्जॉर्ब करेगा? फिर लाइट तो एब्जॉर्ब होती है, देखो लाइट तो एब्जॉर्ब होती है इलेक्ट्रॉन को प्रमोट करने के लिए ना। अगर इस तरह की सिचुएशन हो, अगर बेटा इस तरह की सिचुएशन हो कि ये आपके पास कॉपर है। सर फैजान जी बेटा, जब 3D सबशेल्स में अगर इलेक्ट्रॉन जब फुलफिल्ड होते तो उसका तो फिर प्रमोट होना पॉसिबल ही नहीं होता फिर। हाँ ना, नहीं है ना, वही तो मैं बेटा बता रहा हूँ कि अब देखो हाँ। ये डेल्टा ई आपके पास और ये आपके पास सॉल्यूशन है कॉपर 1 का। अब लाइट आएगी, एब्जॉर्ब क्यों नहीं करेगा कॉपर 1? क्योंकि उसको पता है मैं एब्जॉर्ब करूंगा भी तो वो लाइट कहाँ जाएगी, वो तो इलेक्ट्रॉन प्रमोट ही नहीं हो सकता। तो आपने बेटा यहाँ बताना है कि कॉपर 1 में 3d ऑर्बिटल इज फुलफिल्ड, सो नो इलेक्ट्रॉन कैन बी प्रमोटेड, सो नो इलेक्ट्रॉन कैन बी प्रोमोटेड। अच्छा बेटा, अब आप इस तरह करें जल्दी से, ये क्वेश्चन जो है ना मैं स्क्रीन ओपन ही कर रहा हूँ, मैं जरा इसका चार्जर लेकर आ रहा हूँ, मेरे आईपैड की बैटरी खत्म हो रही है। आप इस क्वेश्चन को जरा बेटा अंडरस्टैंड करें, ठीक है? ये क्वेश्चन है, मुझे 1 मिनट दे, मैं चार्जर लेकर आता हूँ। जी बेटा, सर इसके अंदर ये होगा कि क्योंकि जो KSP है उसके अंदर सॉलिड तो डिजॉल्व होते नहीं है और जो सिल्वर और ब्रोमीन की कंसंट्रेशन है वो इक्वल है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा वहां पे, मेरे ख्याल से अंडर रूट लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, वो तो चले, इतना कोई मुश्किल चीज नहीं है, अभी मैं आपको बता देता हूँ। यस, ठीक कह रहे हो आप, लेकिन नीचे जो पार्ट है वो हमारे लिए है। चलो पहले इसको करते हैं बेटा। कंसीडर द फॉलोइंग टू इक्विलिब्रिया। सिल्वर ब्रोमाइड के लिए KSP की वैल्यू आपको पता है, KSP आप उन सॉल्ट्स के लिए यूज करते हैं जो कि स्लाइटली सॉल्युबल होते हैं, बहुत कम। और ये जो सिल्वर ब्रोमाइड है बेटा, कंसंट्रेटेड अमोनिया इसको अपने अंदर डिसॉल्व कर लेते हैं। ये रिएक्शन आपको याद है ना, AS का रिएक्शन, AgBr सॉलिड। अगर आप इसमें कंसंट्रेटेड अमोनिया डालें ना बेटा, कंसंट्रेटेड अमोनिया, तो अमोनिया क्या करेगा, इनके लैटिस को ब्रेक डाउन कर देगा। AgNH3 1 + Br-1, और ये क्रीम प्रेसिपिटेट डिसॉल्व। ये रिएक्शन आप AS में पढ़ चुके हैं। प्रेसिपिटेट क्या हो जाएंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे। अब वो कह रहे हैं द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर इक्विलिब्रियम 1 इज द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 2, ठीक है। कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgBr। बड़ा आप AgBr के लिए पहले एक्सप्रेशन लिख लें, KSP इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ Ag + Br-
और सॉलिड को आपको पता है हम नहीं लिखते, KSP is given 5.0 times 10 raised to power -13। अच्छा देखें, अगर हम एज्यूम कर लें, क्योंकि हमें नहीं पता ना कितना सिल्वर बना हुआ है कितना ब्रोमाइड बना हुआ है, एज्यूम तो हम कर सकते हैं कि इसके भी एस मोल अगर डिसॉल्व हो और इसके भी एस मोल डिसॉल्व हो, क्योंकि 1:1 है ना, तो अगर सिल्वर आयन एस मोल बन रहा है तो ब्रोमाइड भी एस आयन बन रहा है, तो हम इसका एस का स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक है बेटा, ये स्क्वायर क्यों आ रहा है, देखें इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने एज्यूम कर लिया कि सिल्वर आयन भी एस है, ब्रोमाइड आयन भी एस है। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर 5.0 टाइम्स 10 रेज़ टू पावर -13 और ये s का होल स्क्वायर और बाद में आप अंडर रूट ले लें। 5.0 टाइम्स 10 रेज़ टू पावर -13 इज इक्वल टू s। बेटा ये क्या आंसर आएगा बताइएगा जरा, कोई बच्चा अंडर रूट ले बस। 5.0 टाइम्स 10 रेज़ टू पावर -7.1 टाइम्स 10 रेज़ टू पावर -7। -7। अच्छा बेटा ये आ गया आपके पास। अब आ जाइए जरा ऊपर इक्वेशन में दोबारा। कह रहे हैं कि जो दो इक्वेशंस आपको नजर आ रही हैं, देखें ये आपका एक बीकर है, इसमें AgBr जो है ना डिसॉल्व हो रहा था कि इसमें Ag प्लस में Br माइनस में, लेकिन बेटा जब आपने इसमें अमोनिया डाला ना तो अमोनिया ने क्या किया, Ag प्लस के साथ रिएक्शन करना शुरू कर दिया जी। ये जरा देखें, ये चीज इसको जरा अंडरस्टैंड करना है आपने। आपने जब अमोनिया डाला तो अमोनिया डालने से ये मुझे बताइएगा ये सिल्वर आयन की कंसेंट्रेशन कम हो रही है ज्यादा हो रही है, ये जरा बताइए बेटा। यस, कम हो रही है ज्यादा हो रही है अमोनिया के ऐड करने से, क्योंकि अमोनिया इज यूटिलाइजिंग द कम Ag। क्या हो रही है बेटा, कम कम हो रही है। अच्छा, जब बेटा अमोनिया के डालने से सिल्वर आयन की कंसेंट्रेशन कम हो रही है तो ले शैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है, मजीद AgBr डिसॉल्व होगा या नहीं होगा? होगा सर, ताकि वहां होगा पे हम जी। उसकी और पूरी दूसरी होगी। बात सुने, आप जितना अमोनिया डालेंगे, जितना अमोनिया आप बेटा डालेंगे, तो ये जो नीचे वाला इक्विलिब्रियम है क्या ये भी उतना ज्यादा राइट साइड पे जाएगा? क्योंकि अमोनिया के डालने से जितना अमोनिया आप डालेंगे उतना सिल्वर आयन मजीद रिएक्ट करता जाएगा और पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम राइट साइड पर शिफ्ट होगा। अब देखिए यस 2 सर। मार्क्स का क्वेश्चन है। अब जरा स्टेटमेंट फिर सुने। यूज द ले शैटलियर्स प्रिंसिपल एज अप्लाइड टू इक्विलिब्रिया 1 and 2 टू सजेस्ट व्हाई AgBr डिसॉल्व इन कंसंट्रेटेड अमोनिया, कि क्यों डिसॉल्व हो रहा है बेटा। तो पहली चीज आप ये बताएंगे, एज वी इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया, as we increase the concentration of ammonia, equilibrium 2 shift to the right, बेटा इक्विलिब्रियम 2 जो है ना राइट साइड पे जा रहा है। आप अमोनिया बढ़ाते जाएंगे, अमोनिया डालेंगे, ये राइट साइड पे जाएगा। अगर इक्विलिब्रियम 2 राइट साइड पे जा रहा है, इट मीन सिल्वर 1 कम हो रहा है। और सिल्वर 1 कहां से आ रहा है, सिल्वर 1 कहां से आ रहा है, इक्विलिब्रियम 1 से आ रहा है। तो जितना सिल्वर आयन कम होगा, इक्विलिब्रियम 1 उतना सिल्वर मजीद बनाएगा। तो आप देखें कि दोनों इक्विलिब्रियम राइट साइड पर जा रहे हैं। तो आप सेकंड मार्क बेटा, 1 मार्क सेकंड मार्क इस चीज का मिलेगा आपको कि कंसेंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन डिक्रीज हो रहा है, सो इक्विलिब्रियम 1 शिफ्ट टू द राइट। तो बेटा इसमें आपको 2 मार्क्स अब मिलेंगे। अच्छा, अब देखें नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यूज इक्विलिब्रिया 1 and 2, यूज इक्विलिब्रिया 1 and 2, वेट ये use equilibria 1 and 2 to construct an equation for the reaction of AgBr with concentrated ammonia। बट आप ना इन दोनों को अगर कंबाइन करके लिखें तो आपको पता चल जाएगा क्या हो रहा है। ये मैंने वैसे इक्वेशन लिख दिए साइड पर, ये वो आपसे पूछना चाह रहा था।
देखें इन दोनों को आप कंबाइन करके लिखें ना ऐसे करके, या लाइन लगाएं, जो कट रही चीजें उनको काट दें। सिल्वर सिल्वर से कट रहा है, तो आपके पास बन रहा है जी इसमें AgBr ये लिखा, और क्या आएगा जी, प्लस 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। ये अब मैं प्रोडक्ट लिखने बेटा ये लिखूंगा प्रोडक्ट में, इट गिव्स Ag NH3 होल ट्वाइस प्लस और Br माइनस, ये जी ठीक है। अब राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ इक्विलिब्रियम 3, बट ये बेटा ट्रिकी है और आप लोग ये ट्राई करेंगे। राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ इक्विलिब्रियम 3, ये इक्विलिब्रियम 3 है जी, in terms of KSP for equilibrium 1 and K step for equilibrium 2। अब बता वो क्या कह रहा है, कह रहा है आप इसके लिए ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखें, किसके लिए, जो थर्ड इक्विलिब्रियम है, लेकिन आपने इन फॉर्मूलाज को यूज नहीं करना। आसानी के लिए चले मैं पहले फॉर्मूलाज यूज कर लेता हूं कि K इक्वेशन 3 जो है वो कैसे होगी, Ag NH3 होल ट्वाइस और ये Br माइनस 1 डिवाइडेड बाय AgBr। सॉलिड को तो नहीं लिखेंगे ना बेटा, आपको पता है सॉलिड्स को एक्सप्रेशन का हिस्सा नहीं बनाया जाता, तो सॉलिड को नहीं लिखेंगे, बस NH3 का स्क्वायर। अब सुने वो क्या कह रहा है, आपसे पूछना क्या चाह रहा है बेटा, वो ये कह रहा है कि आपने इस इक्विलिब्रियम 1 और 2 को आप ऐसा क्या करें कि ये एक्सप्रेशन बन जाए, मतलब इक्विलिब्रियम 1 को 2 से डिवाइड करें या 2 को 1 से डिवाइड करें या दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें कि ये एक्सप्रेशन बने, ये बताएं जी। अब आपने इक्विलिब्रियम 1 और 2 को ऐसा क्या करना है कि ये एक्सप्रेशन बन जाए, इक्विलिब्रियम 1 को 2 से डिवाइड करें, 2 को 1 से डिवाइड करें या दोनों को मल्टीप्लाई करें। सर मेरे हिसाब से देखें तो हाँ बोले, मल्टीप्लाई होगा, मेरे हिसाब से तो मैंने जो किया उस लिहाज से मल्टीप्लाई होना चाहिए। कैसे पता चला आपको, जरा बताओ थिंकिंग प्रोसेस कैसे पता चला जी। सर जब KSP को करेंगे तो AgB और सॉलिड है वो हट जाएगा, तो Ag और Br आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो Ag NH3 डिवाइडेड बाय Ag और NH3 का स्क्वायर आ जाएगा, Ag से कैंसिल हो जाएगा और नीचे NH3 का स्क्वायर बच जाएगा और ऊपर जो है वो Ag NH3 और 2 और Br रह जाएगा। चलें ठीक है आपने आंसर ठीक दिया है, पर देखें अगर हम डिवाइड करते हैं ना, क्योंकि हमें एकदम तो नहीं पता, अगर आप डिवाइड करने का सोचें, अगर आप इसमें शॉर्टकट मेथड लगाते हैं तो आप देखें ऊपर कॉम्प्लेक्स आ रहा है AgNH3 होल ट्वाइस, तो AgNH3 होल ट्वाइस किधर आ रहा है बेटा, ये आ रहा है देखें, ठीक है। और नीचे क्या आ रहा है बेटा, नीचे तो कुछ भी नहीं, NH3 का स्क्वायर तो ऊपर वाले एक्सप्रेशन में है ही नहीं, इसका मतलब है डिवाइड वगैरह यहाँ नहीं हो रहा, इक्विलिब्रियम 2 डिवाइडेड बाय 1 नहीं हो रहा, अगर 1 हो रहा होता तो नीचे कम से कम Ag प्लस और Br माइनस इस तरह के होने थे ना साइन, वो नहीं है, तो इसका मतलब है यहाँ पर डिवीजन वाला काम नहीं है बेटा। मुझे कैसे पता चला कि देखें मेरा जो एक्सप्रेशन था जो मैं बनाना चाहता हूं, मैं ये वाला एक्सप्रेशन बनाना चाह रहा हूं ना, ये वाला, तो इस एक्सप्रेशन में एक कॉम्प्लेक्स तो मुझे नजर आ रहा है, और वो कॉम्प्लेक्स किस इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम 2। इतना मुझे पता चल गया अच्छा कि इक्विलिब्रियम 2 ऊपर आएगा, लेकिन फिर डिवाइडेड बाय 1 होना चाहिए या नहीं, डिवाइडेड बाय इक्विलिब्रियम 1। अब देखिए नीचे NH3 आ रहा है, इक्विलिब्रियम 1 में कहीं अमोनिया नहीं है, इसका मतलब है कि इक्विलिब्रियम 2 डिवाइडेड बाय इक्विलिब्रियम 1 नहीं है। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें ना बेटा, मल्टीप्लाई करके देखते हैं, देखें KSP का अगर आप एक्सप्रेशन बनाएं तो वो ये बनेगा, K1 का अगर मैं बनाऊं ना तो वो बनेगा सिल्वर प्लस Br माइनस, और K2 का बेटा जो एक्सप्रेशन बनेगा वो ये बनेगा Ag NH3 होल ट्वाइस डिवाइडेड बाय
Ag प्लस और अमोनिया का स्क्वायर। ये देखें, ये रेड वाला इक्विलिब्रियम 2 है, ब्लैक कलर से इक्विलिब्रियम 1 है। जो चीजें इसमें कट रही हैं, अगर मैं इसको अच्छा बेटा देखें, बीच में नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। वेट, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। मुझे ये बताइए, ये क्वेश्चन पूरा हो गया था या बीच में बेटा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था? के वाला के दोनों को मल्टीप्लाई करना है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेटा, इसमें आपने ये करना है जी कि अब मैंने केस टाइप वाले क्वेश्चन के बाद अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, केस टाइप वाले काफी हो गए, 3 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। बड़ा नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे आएंगे तो बड़ा सिंपल सा लग रहा है। वो कह रहा है कि आपने टाइप ऑफ ऑर्बिटल इसमें बताना है। तो टाइप ऑफ ऑर्बिटल सिर्फ ये सिलेक्ट करना है जी, SPD। तो ये P है, ये S है, D आपको पता है डबल डम्बल होता है। ठीक है, कैडमियम फॉर्म 2 आइंस CD2+2। CD2+2 का पता है क्या मतलब है? कि कैडमियम पर यहाँ चार्ज 1+ है और दूसरा कैडमियम है 2+। The electronic configuration of cadmium in this ion is shown. Use this information to explain why cadmium is not transition element. जी रोहामा बताएं, कैडमियम क्यों ट्रांजिशन नहीं है? जी रोहामा बताएं, ये क्यों ट्रांजिशन नहीं है कैडमियम? जी बेटा बाकी बच्चों को ही बताएं जी, ये ट्रांजिशन क्यों नहीं है? सर डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है, इलेक्ट्रॉन जी की बेटा, हायर। जी हमने जो ट्रांजिशन मेटल की डेफिनेशन पढ़ी थी वो ये पढ़ी थी कि विच कैन मेक वन और मोर स्टेबल आयन विद इनकम्प्लीट डी सबशेल ना। ठीक है, तो बोथ कैडमियम आयन हैव फुल डी सबशेल। यहाँ पे लिख दें, बोथ कैडमियम आयन हैव फुल डी सबशेल। अच्छा आगे देखिए, नहीं मिथाइल अमाइन is a monodentate ligand। क्या होता है मोनोडेंटेट ligand which can make one dative bond with the transition metal ion। इसके बाद आगे चलते हैं बेटा।
ये कह रहे जी इन द प्रेजेंस ऑफ एन एक्वस मिथाइल एमाइन कैडमियम हेक्सा एक्वा कैडमियम 2 react to form a mixture of two isomeric octahedral complexes. ये बेटा है। अच्छा याद रहे इसका अगर केस टैब लिखेंगे ना रामी ना, पिछली क्लास में नहीं थी, अगर हम इसका केस टैब लिखेंगे ना तो इसका केस टैब लिखते वक्त हम वाटर को नहीं लिखेंगे, क्योंकि जितने भी ये ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं ये आप वाटर में डिसॉल्व किए होते हैं आपने, तो एवरीथिंग इज डिसॉल्व इन वाटर। तो अगर थोड़ा सा मजीद वाटर बेटा जनरेट हो रहा है तो आपको वो वाटर के स्टेप के एक्सप्रेशन में नहीं लिखना, आप जब इसके लिए केस टैब लिखेंगे तो वाटर को नहीं लिखेंगे। अच्छा अब वो ये कह रहा है इसमें कि कंप्लीट द 3-dimensional डायग्राम टू शो द आइसोमर ऑफ कैडमियम, यूज L टू रिप्रेजेंट मिथाइल एमाइन। मिथाइल एमाइन के लिए बेटा आप L को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये है जी आपका कॉम्प्लेक्स। इसमें देखें 4 मिथाइल एमाइन है, 2 वाटर है। बेटा इसका कौन सा आइसोमर बने, ऑप्टिकल आइसोमर बनाएं या इसका हम सिस ट्रांस आइसोमर बनाएं? जल्दी से बताएं जी, ऑप्टिकल या सिस ट्रांस? ऑप्टिकल। ऑप्टिकल नहीं बन सकता बेटा, मैंने बताया था ऑप्टिकल बनाने के लिए एटलीस्ट 2 बाइडेंटेड लाइगेंड होने चाहिए। बट हमारे पास नहीं है बाइडेंट लाइगेंड, इसलिए सिर्फ मोनोडेंटेड है। तो मोनोडेंटेड है तो फिर कौन सा बनेगा? सर अगर मोनोडेंटेड है तो ओनली सिस ट्रांस बनते हैं। सिस ट्रांस ही बनेगा। तो अगर आपने सिस बनाना है, अच्छा जो कम वाले लाइगेंड्स होते हैं ना उनसे आपने सिस और ट्रांस को जस्टिफाई करना होगा। 2 वाटर है, अगर सिस बनाना चाहते हैं, अच्छा पहले इनकी लाइंस पूरी कर दें, ऐसे ऐसे इधर हो जाएगा इधर। अगर बेटा आपने सिस बनाना है तो आप दोनों वाटर्स को इकट्ठा मतलब 90 डिग्री अपार्ट, और बाकी जो उसने कहा है कि आप L को यूज करें CH3NH2 के लिए, तो ये बेटा हम L यहाँ लगा दे, L ये दूसरा L ये तीसरा ये चौथा, ये आपका हो गया सिस 90 डिग्री अपार्ट, ये दोनों एंगल 90 डिग्री पर हैं। और ट्रांस बनाने के लिए आप इन्हीं 2 वाटर्स को 180 डिग्री पर ले जाएं, और बाकी जो L है वो आप यहाँ पर लगा देंगे, L ये भी L इधर भी और इधर भी। अच्छा बेटा अब व्हाट इज मीन बाय टर्म स्टेबिलिटी कांस्टेंट? देखें आपको मैंने बताया था कि स्टेबिलिटी कांस्टेंट जस्ट लाइक Kc है, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, लेकिन ये होता है किसके लिए? फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स आइन। तो आप इसकी डेफिनेशन ये लिखेंगे कि दिस इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, दिस इज द equilibrium constant for the formation of complex ion in solution। पर किसी भी सॉल्यूशन में जो कॉम्प्लेक्स आइन बन रहा है ये उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं जी, कंप्लीट द टेबल। अच्छा देखिए उसने ऊपर आपको ना इस रिएक्शन के बारे में बताया हुआ है कि ये रिएक्शन क्या है जी, एक्सोथर्मिक है एंडोथर्मिक है, डेल्टा एच नेगेटिव में आ रहा है तो ये एक्सोथर्मिक है, हीट एनर्जी रिलीज हो रही है। कह रहे कंप्लीट द टेबल by placing one tick in each row to suggest how increasing the temperature will affect the case step and the equilibrium concentration of cadmium complex for equilibrium 1। वो कह रहे हैं अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, पहले ये बताएं। देखें दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन ना, हीट इधर है प्रोडक्ट वाली साइड पर है। अगर आप बेटा टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रिएक्शन किधर जाएगा बताएं? रिएक्शन जाएगा बैकवर्ड। रिएक्शन क्या जाएगा? बैकवर्ड जाएगा हीट के बढ़ाने से। पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा लेफ्ट साइड पर, तो ये कॉम्प्लेक्स क्या होगा, ज्यादा बनेगा कम बनेगा? जी मोहसिन ये कॉम्प्लेक्स ज्यादा बनेगा या कम बनेगा? सर कॉम्प्लेक्स ज्यादा बनेगा। क्यों? रिएक्शन बैकवर्ड जा रहा है बेटा, ऐसे आपने हीट, मेरी बात सुनो, आपने हीट बढ़ाई है, दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन ना, दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब होता है कि हीट प्रोडक्ट के साथ हीट भी जनरेट हो रही है। वो कह रहे हैं इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर तो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा ये बताओ? फॉरवर्ड। नहीं ना बेटा, और कोई और बच्चा आंसर दे भाई। बेटा आप इस तरह कर रहे हो A प्लस बी C प्लस D और ये हीट है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर आप इसमें टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम
बैकवर्ड जाएगी। लेफ्ट साइड पर बैकवर्ड जाएगा, सी और डी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहां पर भी तो यही हो रहा है, दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आपने हीट टेम्परेचर बढ़ा दिया है, जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा, बैकवर्ड जाएगा तो ये कॉम्प्लेक्स क्या होगा, बढ़ेगा या कम हो जाएगा बेटा? अच्छा सर, अगर हम बैकवर्ड जाएंगे तो कॉम्प्लेक्स कम हो जाएगा। यस, तो अगर कॉम्प्लेक्स कम होगा तो के स्टेप की वैल्यू भी कम होगी और ये कॉम्प्लेक्स भी कम होगा बेटा। वो ये कह रहा है कि कंप्लीट द टेबल बाय प्लेसिंग वन टिक इन ईच रो टू सजेस्ट हाउ इंक्रीजिंग द टेंपरेचर विल इफेक्ट द के स्टेप एंड इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। के स्टेप कम होगा तो इसकी अमाउंट भी तो कम होगी ना इस कॉम्प्लेक्स की, जो कि आपको राइट साइड पे दिख रहा था। और एक्सप्लेनेशन आपने क्या लिखनी है इसकी, कि पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड एज फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सो। अच्छा आगे चलते हैं जी। अब ईडीटीए, ईडीटीए बेटा याद है ना, ये एक हेक्साडेंटेट लिगेंड है, मैंने आपको इसका स्ट्रक्चर भी बना के दिखाया था। ईडीटीए ऐसे होता है बेटा। ये ईडीटीए होता है। इसमें देखें, ये बॉन्ड बना रहा है, ये बना रहा है, ये 6 डेटिव बॉन्ड बन रहे हैं। तो कह रहे हैं EDTA इज पॉलीडेंटेट लिगेंड व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ EDTA 4- 4- का मतलब है एक हर ऑक्सीजन पर देखें -1 बना रहा है ना, इसको आपने ऐड किया तो अ न्यू कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड। द वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ 2 कैडमियम कॉम्प्लेक्सेस आर शोन। बट जब कैडमियम को EDTA सराउंड कर रहा है तो के स्टेप की वैल्यू देखें 10⁻16 जा रही है, और जब कैडमियम को मिथाइल अमाइन और वाटर सराउंड कर रहा है तो के स्टेप की वैल्यू 10⁻6 जा रही है। वो कह रहा है a solution containing equal number of methyl amine and EDTA is added to cadmium hexa-aqua complex, predict which complex is formed in larger amount। बताएं जी, आपने इस कॉम्प्लेक्स के अंदर EDTA भी डाला, EDTA भी डाला, आपने इस कॉम्प्लेक्स में मिथाइल अमाइन भी डाला, तो ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स कौन सा है बेटा, EDTA वाला है या मिथाइल अमाइन वाला है? EDTA। जी यस, EDTA वाला है। आपने बताना है कि कौन ज्यादा बनेगा, तो आप लिख देंगे कि ज्यादा कौन सा बनेगा, CD EDTA 2- will form, क्यों, लार्जर के स्टेप वैल्यू, लार्जर के स्टेप वैल्यू, जितनी के स्टेप की वैल्यू ज्यादा होगी उतना ये ज्यादा बनेगा। ठीक है बेटा, आज की क्लास में इतने रखते हैं। नीचे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, अब आप लोगों ने थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस खुद भी करनी है। ठीक है, मैं ये रिकॉर्डिंग भी थोड़ी देर तक अपलोड कर दूंगा।